यूपीएसआई की जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है 2025 में, इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स चल रहा है। इसी पेड कोर्स में मूल विधि का लेक्चर नंबर 1 हम लोग करेंगे। ये आपका है आईटी अधिनियम, यानी कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का रहेगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो वर्ष 2000 में आया था, और इसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे, एक 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, 2008 में एक अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। इसको हमको मेजर स्टडी करना है, ठीक है। इसमें हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ सकते हैं कि आईटी अधिनियम जो है किस वर्ष का है। आईटी एक्ट 2000 में आया था, केम इनटू फोर्स यानी एकदम से लागू कब हुआ, प्रवर्तन में कब आया, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो ये डेट होगी 17 अक्टूबर सन 2000, ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब इसमें आईटी एक्ट देखिए काफी बड़ा है, लेकिन हमको यूपीएसआई के हिसाब से करना है। इसमें जो जो पूछा जा सकता है उन चीजों को हमको कवर करना है, जो गैर जरूरी चीजें उसको हम लोग नहीं कवर करने वाले। तो इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया था पिछली बार जब पेपर हुआ था कि आईटी एक्ट जो है भारत का, वो किस पर आधारित है। तो ये आधारित है यूएन सिट्रल पर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉज ऑन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इस पे आधारित है। ये कब आए थे, 1996 में। यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये कब आया था, 1996 में। तो इसी पर आधारित है। अब इसमें किसी भी अधिनियम में, अभी वैसे हमको 15 करीब एक्ट पढ़ने हैं हमारे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। आपको ध्यान रखना है कि एक्ट का एक मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले उसमें डेफिनेशंस होती हैं, और फिर उसमें प्रावधान होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं। उसी में जो मेजर बातें हैं वही हमको कवर करना पड़ता है। तो आईटी एक्ट की मेजर बातें यहाँ पर देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन वाला जो पोर्शन है, इससे पूछते हैं कि इस एक्ट में क्या चीज डिफाइन की गई है, क्या चीज नहीं डिफाइन की गई है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या है, अध्याय 2, अध्याय 1 जो है, इसमें बेसिकली जो है संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होना, परिभाषाएं होती हैं। धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं होती हैं ज्यादातर केसेस में, तो परिभाषाओं में हमको आगे स्टडी करना है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। इसमें फिर ये अध्याय 2 में अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, यानी डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है। ये कैसे काम करते हैं सब आपको बताएंगे एग्जाम्पल सहित आगे। अब इस पे देखते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों की विधि मान्यता, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों का प्रयोग किया जाना। आपको पता है अब सरकार ई गवर्नेंस पे फोकस कर रही है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर। ये कैसे काम करता है अभी आप आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर ये सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का परिदान कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेन कैसे किया जाना है, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब है। और फिर चैप्टर 4 है आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण, यानी कि डिस्पैच कैसे होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, एट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का प्रयोग कैसे होगा, किन जो है नियमों के अनुसार होगा, ये सब अभी आगे हमको देखना है। और फिर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जारी करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी अभी आप समझिए जैसे कौन है, आधार के लिए, आधार के माध्यम से इसको हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भी पढ़ा है तो। आधार की सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन सी हो जाएगी, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी आधार के लिए। आगे रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का रिन्यूअल कैसे होगा लाइसेंस का, प्रोसीजर फॉर ग्रांट एंड रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का किन केसेस में हो सकता है, ठीक है। पावर टू डेलीगेट, पावर टू इन्वेस्टिगेट कंट्रवेंशंस, एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डेटा, ये सब दिया हुआ है। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर जो है फॉलो करने पड़ेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। जैसे हम जिस एग्जाम्पल को लेंगे UIDAI को कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसके बारे में दिया है। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अनुज्ञप्ति का डिस्प्ले करना पड़ेगा, सरेंडर कैसे होगा, ये सब चीजें। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं इनके बारे में अभी एक एक करके सभी को स्टडी करना है। अभी मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कितनी धाराएं हैं इसमें, जैसे करीब 94 धाराएं हैं, कुछ डिलीट भी हुई थी अमेंडमेंट्स में। जो सब्सक्राइबर होता है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो हम उसके सब्सक्राइबर हो गए, तो जो है की पेयर कैसे जनरेट करेंगे, सब्सक्राइबर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, उसकी ड्यूटीज क्या है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, की पेयर जो है ये कैसे काम करता है, प्राइवेट की पब्लिक की क्या होती है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अभी सब आपको बताएंगे। अभी ओवरव्यू देखिए खाली।
फिर पेनाल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन, कौन कौन सी पेनाल्टी लग सकती हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं इसमें। अपीलेट ट्रिब्यूनल किसमें दिया हुआ है, देखिए यूपीएसआई में हमने देखा है पास्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें कोई भी ट्रिब्यूनल है उसमें पूछते हैं कि किस धारा में उस ट्रिब्यूनल के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि आईटी एक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में किस धारा में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है धारा 48 में, धारा 48 में। फिर नीचे आपको यहाँ पे ओमिटेड दिख रहा होगा, ओमिटेड यानी कि निरस्त, ये सब कुछ धाराएं जो है ये निरस्त की गई थी क्योंकि आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, ठीक है। अब ब्रजेश कुमार समिति बनी थी सन 2005 में, जनवरी 2005 में तत्कालीन सरकार ने ब्रजेश कुमार समिति का गठन किया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अगस्त 2005 में, और इन्होंने सिफारिशें की थी कि आईटी एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें फिर ये 2008 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें सब सेक्शन हटाए गए थे, जो हटा दिए जा चुके हैं सेक्शन वो हमारे लिए जरूरी नहीं रह जाते हैं एग्जाम के लिए। आगे फिर ये है अब जो है ऑफेंसेस के बारे में दिया हुआ है। ऑफेंसेस में हमसे पूछ लेते हैं कई बार धाराएं, जैसे टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स एंड डॉक्यूमेंट किस धारा में दिया हुआ है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर, धारा 65 में। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस दिया हुआ है धारा 66 में, कंप्यूटर संबंधी अपराध दिया है धारा 66 में, ठीक है। संसूचना सेवा आदि का आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड, ये 66A जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 2015 में एक लैंडमार्क केस आया था, इसको बोलते हैं हम लोग श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आया था 2015 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 66A में जो ऑफेंसेस हैं ये ऑफेंसिव मैसेज जो है ये पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है या फिर अच्छे से स्पष्ट नहीं किया गया है कि आक्रामक संदेश क्या है, और चूंकि स्पष्टता नहीं होती किसी भी कानून में और वो किसी नागरिक की जो है मानवाधिकार होते हैं उनका हनन करने का प्रयास करता है, तो जनरली सुप्रीम कोर्ट ऐसी धाराओं को रद्द कर देता है। ये धारा रद्द कर दी जा चुकी है 2015 से। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की थी कि ऑफेंसिव मैसेज भेजना जो है ये अपराध नहीं रहेगा। मान लीजिए आप बुराई कर देते हैं किसी सर्विस की, गवर्नमेंट सर्विस की, तो पहले इस धारा के अंतर्गत सरकार मुकदमा दर्ज कर लेती थी, सरकार मतलब पुलिस वाले, ठीक। लेकिन अब इस धारा को हटा दिया गया है कि अगर आप सरकार की बुराई करते हैं तो आप एंटी नेशनल नहीं कहलाएंगे। तो धारा 66A ये आईटी एक्ट में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में रद्द कर दिया है, ध्यान रखना है। फिर 66B में है चुराए गए कंप्यूटर संसाधन और संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड, और 66C में पहचान चोरी के लिए दंड। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड जो है ये 66C में दिया हुआ है, ठीक। और आइडेंटिटी थेफ्ट में मोबाइल नंबर जुगाड़ना भी शामिल है, जैसे कुछ लोग मोबाइल नंबर इलीगली हासिल कर लेते हैं किसी का, तो वो भी 66C के तहत अपराध होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर सोर्स। अगर कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके आप प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि फेक आईडी किसी की बना ली और उससे कुछ अपराध कर देते हैं, तो 66D में दिया हुआ है। 66D में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी मतलब मोबाइल नंबर किसी का जुगाड़ा आपने, ठीक है, तो उसका मतलब जो है प्राइवेसी का हनन किया। कोई मोबाइल नंबर आपको नहीं देना चाहता लेकिन आपने इलिसिटली उसको प्राप्त किया, तो ये जो है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी में आ जाएगा। किसी की सोशल मीडिया पिक्चर को प्रयोग में लाना, ठीक है, उससे उसको ऑल्टर करना, ये सब जो है ये क्राइम होने लगे 2005-7 के बाद। इंटरनेट जब से भारत में आया था 3G इंटरनेट, तो इन सब अपराधों पर लगान लगाने के लिए ये सब जो है धाराएं 2008 में जोड़ी गई थी। ओरिजिनल आईटी एक्ट में धाराएं नहीं हुआ करती थी। साइबर टेररिज्म को डिफाइन किया गया है क्या, तो 66F में पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म जो है साइबर आतंकवाद के लिए दंड जो है 66 में दिया हुआ है, लर्न करना है आपको। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन और पारेषण करने के लिए दंड, ये धारा 67 में दिया हुआ है, ठीक है। और 66A में ट्रांसमिटिंग मटेरियल एक्सप्लिसिट मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये 67A में दिया हुआ है। यानी कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि सामग्री के लिए सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने के लिए दंड, ये 67A में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 67A लाया क्यों गया होगा, क्योंकि 67 जो है ये अपने आप में ऑब्सक्योर है, मतलब इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है। ऑब्सीन मटेरियल कौन डिसाइड करेगा? आप जिस समाज में रहते हैं उसमें जो सामाजिक जो संगठन है और उसमें जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर होता है कि ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉन्ग आपने शेयर कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा चीज है जिसको
सोसाइटी मानती है कि ऑब्सीन मटेरियल है, लेकिन उसका निर्धारण कैसे होगा कि ऑब्सीन है कि नहीं है। तो इससे बचने के लिए अलग से धारा लाई गई थी, 67 है, इसमें लिखा गया था कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट अगर दिखाया जाएगा तो वो ऑब्सीन मटेरियल के दायरे में आएगा। बाकायदा ये डिफाइन भी किया गया था कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है क्या, अभी आगे हम देखेंगे उसको। उसमें डिफाइन किया गया है कि फीमेल ब्रेस्ट वगैरह और उनके जनांग दिखाए जाते हैं तो वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट के दायरे में आएगा। धारा 67B ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने लायक है। इसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल प्रोहिबिट किया जाता है अगर वो चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन को लेते हुए सम्मिलित है, यानी कुल मिलाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अगर कोई भी जो है ट्रांसमिट किया जाता है, शेयर किया जाता है कंटेंट या पब्लिक किया जाता है तो ये 67B के तहत एक अपराध है। 67 और 67A में तो पुलिस वाले आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन 67B जो है ये बहुत संगीन अपराध माना जाता है और पॉक्सो एक्ट के साथ इसकी धाराएं जो है लगाई जाती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। 67B बहुत गंभीर अपराध है। फिर प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज जो है कैसी इन्फॉर्मेशन जो प्रिजर्व कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं उसके बारे में रूल्स आए थे। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है, जैसे व्हाट्सएप मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप जो है संदेश भेजते हैं या फिर साइबर स्पेस में इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं और वो प्लेटफॉर्म जो है सेवाएं प्रदान करता है, ये होता है इंटरमीडियरी। आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा जरूरी धाराओं को ही देखेंगे इसमें, जैसे इंडियन नोडल एजेंसी, नेशनल नोडल एजेंसी कौन है, ये है CERT, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CERT नेशनल नोडल एजेंसी है, साइबर अपराध वगैरह की जांच भी करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस, 70B में दिया हुआ है स्पष्ट तौर पर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी ICERT। पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये सब जो है दिया हुआ है। कन्फिस्केशन मतलब कोई भी कंप्यूटर में अगर जो है पुलिस वालों को लगता है कि जो है उसमें कुछ ऐसी सामग्री है जो नुकसान पहुंचा सकती है नेशनल इंटीग्रिटी वगैरह को, तो उसको जब्त भी कर सकती है पुलिस, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, किस तरीके के ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है इसमें लिखा हुआ है। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस, ये 78 में है। ऑफेंसेस विद 3 years इम्प्रिजनमेंट टू बी बेलेबल, जिन भी अपराधों में 3 साल की सजा का प्रावधान है उसमें जमानत हो सकती है, इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है चैप्टर 12 में क्या है, कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी ना होना, यानी कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, मेटा वगैरह, उनकी जिम्मेदारी कहां तक सीमित है। एग्जाम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केस मान लीजिए हो जाए उनके प्लेटफॉर्म को प्रयोग करते हुए, तो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप को जो है या व्हाट्सएप के अधिकारियों को सजा दे देंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किन केसेस में जो व्हाट्सएप है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसकी कौन सी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसके बाद एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस, ये किस में दिया हुआ है, 79A में, ये पूछ सकते हैं। एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक, ये किस धारा में दिया हुआ है, 79 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये सब पावर टू गिव डायरेक्शंस, ये सब है और अब ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें जो है शेड्यूल कितने हैं, ये एक बार पूछा गया था। तो पहले ओरिजिनल एक्ट में 4 शेड्यूल थे, मतलब 4 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 2 अनुसूची हट चुकी हैं, तो कितनी अनुसूची रह गई हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, 2 यानी कि 2, ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे सवाल ऐसे ही यूपीएसआई के एग्जाम में आपसे पूछते हैं। जब आप पुलिस वाले बन जाएंगे तब जो है डिटेल में सब चीजें जानना जरूरी होगा, लेकिन अभी सतही चीजें ही आपसे पूछते हैं। जैसे एग्जाम में आ चुका है कि कितनी धारा है इसमें, तो धारा है 2 इसमें, याद रखना है। अब इसमें शुरुआत कर लेते हैं, एक एक धारा जो हमको डिटेल में पढ़ना जरूरी है उसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। जैसे 9 जून 2000 को ये दिया हुआ है, लेकिन लागू कब हुआ अगर आपसे पूछे तो 17 अक्टूबर यहाँ पर आएगा। 17 अक्टूबर ध्यान रखना होगा आपको। और फिर जो है इसमें देखिए दिया हुआ है कि 30 जनवरी 1997 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जो है यूएन सिट्रल लॉज को अपनाया था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मतलब ये मॉडल लॉज ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी यूएन सिट्रल को जो अपनाया था उसी के आधार पर आईटी एक्ट को बनाया गया है, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी है, इसमें फिर डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशंस जो है धारा 2 से शुरू हो जाएंगी, धारा 2 से फिर ये डेफिनेशंस शुरू है। डेफिनेशंस यहाँ धारा 2 से देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। जैसे एक्सेस को बताया गया कि व्हाट इज एक्सेस, तो एक्सेस का मीनिंग क्या होगा ये इसमें बताया गया है। फिर इसमें एड्रेसी बताया गया कौन होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है सेक्शन 46 में दिया हुआ है, ठीक।
एफिक्सिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज जो है जिस पेपर पर होगा उसको एफिक्स करना बोलेंगे हम लोग। और जो है फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 48 में दिया हुआ है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है 7th शेड्यूल में। फिर जो है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इसमें बताया है, पब्लिक और प्राइवेट की कैसे क्रिएट होती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है जो किस में बताई गई है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी धारा 24 में। ये याद रखने वाली चीज है, ये याद रखना है आपको। कम्युनिकेशन डिवाइस को डिफाइन किया गया है इसमें। कम्युनिकेशन डिवाइस के अंतर्गत ही मोबाइल फोन आ जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ये हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इमेज ट्रांसमिट करती है, इमेज पब्लिश कर सकती है, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकती है या ऑडियो को स्टोर कर सकती है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएंगी। कम्युनिकेशन डिवाइस कोई हाई एंड मोबाइल भी हो सकता है या फिर एक छोटा सा पेजर भी हो सकता है। ये सबको कम्युनिकेशन डिवाइस हमारा आईटी अधिनियम मानता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2I में कंप्यूटर का मतलब बताया गया है। धारा 2I में कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, वैसे तो कंप्यूटर आपके सिलेबस में भी है, यूपीएसआई में उसमें भी आपने पढ़ा है, लेकिन आईटी एक्ट में ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कार्य, ये एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर जो है आईटी एक्ट में बताया गया है ये क्या क्या काम कर सकता है या फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आगे कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर टर्मिनल को डिफाइन किया गया है, कंप्यूटर रिसोर्स को डिफाइन किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन किया गया है, कंट्रोलर और साइबर कैफे। साइबर कैफे जो है धारा 2NA में डिफाइन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। साइबर कैफे का मतलब बताया गया है धारा 2ढ में या इंग्लिश में NA में। साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है NB में, साइबर सिक्योरिटी। डेटा को डिफाइन किया गया है धारा 2O में। ठीक है, क्या होगा डेटा का मतलब, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर डिजिटल सिग्नेचर धारा 2P में डिफाइन किया गया है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट धारा 2Q में, और फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट S में। इस तरीके से है। फिर अब जो है हम आ जाते हैं मेजर धाराओं पे। मेजर धाराओं को अब देखना हम लोग शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 2 में लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑथेंटिफिकेशन कैसे होगा। धारा 3 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन कैसे होगा, कौन करेगा, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कैसे होगा ये डिजिटल सिग्नेचर का ऑथेंटिफिकेशन, वो इसमें दिया हुआ है। वो प्रक्रिया मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिफाइन किया गया है धारा 3 का में या फिर 3A में। ठीक, और फिर ये बेसिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये है क्या, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं जिससे आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये PKI बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। PKI का मतलब क्या हो गया? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, ये क्या है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक डिजिटल प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेट्स द आइडेंटिटी of the signer and ensures the electronically transmitted documents and digital message that have been forged or tampered with। हस्ताक्षरकर्ता की पहचान को प्रमाणित करता है, सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित दस्तावेज और डिजिटल संदेशों में जालसाजी या छेड़छाड़ ना की जाए, यानी हैकिंग वगैरह ना हो सके। फिर डिजिटल हस्ताक्षर इस मायने में भौतिक हस्ताक्षरों के समान होता है कि दोनों ही हस्ताक्षरकर्ता के लिए अद्वितीय होते हैं, सिवाय इसके कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों के मामले में डिजिटल हस्ताक्षर कहीं अधिक सुरक्षित और दस्तावेज की उत्पत्ति, पहचान और अखंडता का आश्वासन प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आप कंफ्यूज हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ब्रॉड टर्म है, उसी के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। ये ध्यान रखना काफी होगा आपके लिए। ये देखिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसी के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर काफी आजकल प्रचलन में भी है क्योंकि स्पीड और कन्वीनियंस दोनों चीजें हैं इसमें, मतलब कि तुरंत जो है ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है। 2-4 क्लिक करके पासवर्ड वगैरह डाल के हर चीज ऑथेंटिकेट की जा सकती है डिजिटल सिग्नेचर में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी कैसे काम करता है देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर का हम लोग मतलब समझ लेते हैं बहुत आसान भाषा में। जैसे आप चेक पे साइन करते हैं, किसी का अकाउंट होगा आपका या आपके पिताजी का, उसमें चेक में जो सिग्नेचर करते हैं वो यूनिक होता है। बैंक अथॉरिटी ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ फलां जी के ही सिग्नेचर हैं, तब वो पैसा पास कर देते हैं। अगर उनको कोई भी दिक्कत लगती है तो कई बार बैंक वाले फोन करके पूछते हैं, अदरवाइज चेक को रिजेक्ट कर देते हैं कि सिग्नेचर इसमें वेरीफाइड नहीं है, मतलब वेरीफाई नहीं हो रहे हैं सिग्नेचर।
अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अच्छे से काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे चेक आपने दिया डिजिटली साइन करके, उसका ऑथेंटिफिकेशन वहीं के वहीं हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता है, वो सिग्नेचर फोर्ज्ड है, तो बाकायदा आपके पिताजी के पास मैसेज भी आएगा मोबाइल में कि आपके डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया या फिर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो ये सब चीजें डिजिटल सिग्नेचर की सुविधाएं होती हैं। अब इसको मैं बहुत आसान एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल भी लोट नहीं लेना है, सब समझ में आएगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में आ जाते हैं, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ डिजिटल सिग्नेचर आर दोस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टेक्नोलॉजीज मोस्ट सिक्योर टाइप। और डिजिटल सिग्नेचर पीकेआई बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी हम एक केस मान लेते हैं आधार कार्ड का। आधार कार्ड आपके आधार के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गया। आधार जो आप बनवाते हैं उसमें क्या रहता है, आधार नंबर रहता है, आधार नंबर, ठीक है। आप हर जगह इसी को देते हैं, जैसे आप गैस का कनेक्शन लेते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर कोई भी सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे कहते हैं कि आधार नंबर इसमें लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक, ये हो गया। अब आधार कार्ड का जो नंबर है वो एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर काम करता है उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, या फिर आप जो है डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके से अपना देते हैं आधार नंबर के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ और मेथड हैं ई सिग्नेचर के। डिजिटल सिग्नेचर सबसे सिक्योर टाइप हो गया। कुछ और मेथड होते हैं जैसे एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉर्पोरेट आईडी और फोन नंबर या पिन। कई बार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट में आपको एक पिन बनाना पड़ता है, ठीक है। पिन जो है बहुत लेस सिक्योर ई साइन होता है। आपको लगता होगा कि अच्छा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बहुत सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा सिक्योर होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सबसे सिक्योर होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे जो सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिफिकेशन क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, पिन, ये सब ऑप्शन में हो, डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन में हो, तो सबसे सिक्योर आप मानेंगे डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करते हैं ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं कीवर्ड्स पे आधारित पूछेंगे आपसे। बाकी काम कैसे करता है अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने वाला हूं। डिजिटल सिग्नेचर जो है पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डिजिटल आइडेंटिटी ऑथेंटिफिकेशन के लिए। पीकेआई रिलाइज ऑन द यूज ऑफ टू रिलेटेड कीज, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, इन दो का इस्तेमाल होता है, जिससे एक की पेयर बनता है, ताला चाबी जैसा। इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के काम में आता है की पेयर। अभी की पेयर कैसे हो सकता है आधार के केस में, भी सब आपको समझाएंगे हम, ठीक। फिर जो है इसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज होता है इसमें। बोथ पब्लिक की एंड प्राइवेट की दैट आर जनरेटेड यूजिंग मैथमेटिकल और एल्गोरिदम टू प्रोवाइड द साइनर विद देयर ओन डिजिटल आइडेंटिटी। हस्ताक्षरकर्ता अपनी स्वयं की डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए गणितीय एल्गोरिदम का उपयोग करके उत्पन्न की गई सार्वजनिक और निजी दोनों कुंजियों का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्ता की निजी कुंजी का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर उत्पन्न करता है। समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, अब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, ये एक बिल है किसी कंपनी का, 51,920 रुपए का ये बिल है। मान लीजिए बिल जो है किसी को दिया गया, ठीक है। मतलब आपने एक सामान खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा या फिर कोई भी घर का सामान फर्नीचर वगैरह खरीदा, उसमें ये बिल मिला आपको। अब इसमें डिजिटल साइन है, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, नागौरी कपिल हर्षद भाई का साइन है यहाँ पे। उन्होंने 1 जनवरी एक मतलब ये 2020 को 1 जनवरी को 2 तारीख, मतलब 1 फरवरी को माफ कीजिए, ये साइन किया था। और जिस भी टाइम पर साइन किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें बाकायदा लिख करके आता है कि साइन जो है कब क्रिएट किया गया है। जब भी आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी लिख करके आता है कि आधार कार्ड को किस दिन, किस टाइम स्टैम्प पे, कितने सेकंड पे डाउनलोड किया है, ये तक भी लिख करके आता है, ठीक। ये हो गया डिजिटल साइन, ऐसे होता है डिजिटल साइन। अब इसमें देखिए कहीं पर भी नागौरी कपिल हर्षद भाई का ऐसे साइन नहीं है। जैसे हम लोग हाथ से सिग्नेचर कैसे करते हैं, मान लीजिए नागौरी भाई ने किया होता तो ऐसे किया होता, नागौरी कपिल ऐसे करके कुछ लिखा होता है, गुजराती भाषा में लिखा होता। अब उसको ऑथेंटिफिकेट करना मुश्किल हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसका ऑथेंटिफिकेशन, और डिजिटल सिग्नेचर मान लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कुछ भी बोल दीजिए, इसका ऑथेंटिफिकेशन होगा कैसे, ठीक है। ये बिल जनरेट हुआ है। अब आप जो है नागौरी कपिल हर्षद भाई ने जिस भी सॉफ्टवेयर से बिल बनाया है उसकी वेबसाइट होगी, जाहिर सी बात है, जहां से बिल बना है, जनरेट हुआ है, उसकी एक वेबसाइट होगी। उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इस डिजिटल साइन को ऑथेंटिफिकेट कर सकते हैं। कैसे, इस यहाँ पे बिल नंबर होगा, बिल नंबर होगा या फिर जो है इनवॉइस नंबर होगा, कुछ भी होगा, वही है आपका पब्लिक की, पब्लिक की,
तो पब्लिक की और प्राइवेट की जो हम बात कर रहे थे वो अब समझेंगे आप। नागौरी कपिल हर्षद भाई जिनके साइन है यहाँ पे, जो सेलर हो सकते हैं या मालिक हो सकते हैं शॉप के, तो उन्होंने अपनी प्राइवेट की से डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया। प्राइवेट की से डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने क्रिएट किया। अब इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक पब्लिक की चाहिए। पब्लिक की क्या होगी? पब्लिक की वो बिल नंबर होगा जो इसी बिल में ऊपर कहीं लिखा होगा, उसी बिल नंबर को हम पब्लिक की मानेंगे। अब यही पब्लिक की यानी बिल नंबर जब आप इस वेबसाइट पर जाकर के डालेंगे जिस पर बिल बना है, वहां पर जाकर के यही बिल जो है खुल जाएगा और उसमें लिखा रहेगा डिजिटल साइन वेरीफाइड, ये लिख करके आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हैश फंक्शन मैच हो गए और मैसेज जो है आपने जो है इनक्रिप्ट कर लिया। जो मैसेज नागौरी भाई ने डिक्रिप्ट किया था अपनी प्राइवेट की से, ठीक है, मतलब इनक्रिप्ट किया था इन्होंने, आप इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे इस बिल नंबर से जो आपके लिए पब्लिक की होगी। तो पब्लिक की सबके पास होती है, जहां जिसके पास भी बिल नंबर होगा उसके पास पब्लिक की है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ जो है नागौरी कपिल हर्षद भाई के पास होगी जिन्होंने सिग्नेचर बनाया है। अब एक और सिनेरियो समझते हैं। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड मान लीजिए आपने खो दिया, तो आधार कार्ड हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? डुप्लीकेट वाला UIDAI की वेबसाइट से। कहाँ से डाउनलोड करते हैं? UIDAI की वेबसाइट से हम उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उनकी वेबसाइट पर जाकर के हम डाउनलोड करते हैं। कैसे करते हैं? आपके सामने ऑप्शन खुलता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई आधार नंबर डालो। इसमें क्या लिखा रहता है? आधार नंबर। ये आधार की वेबसाइट है, UIDAI की वेबसाइट है। जैसे आपको आधार अपना डाउनलोड करना है तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है और यहाँ पर कैप्चा डालने को मांग रहा है, लेकिन सिर्फ इसी से नहीं काम बनता है। ऐसे तो कोई भी किसी का भी आधार डाउनलोड कर लेगा। इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए इन्होंने की कैसे बनाई है, यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा जब आप डालेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा, और OTP किस में पहुंचेगा? जो आपने मोबाइल नंबर अपना आधार बनवाते समय रजिस्टर कराया होगा उसी नंबर पे OTP गिरेगा, उसको आपको डालना पड़ेगा। तो OTP आपके लिए क्या है? OTP आपके लिए पब्लिक की है। और जिस भी मतलब अथॉरिटी ने इस आधार कार्ड को वेरीफाई किया होगा उसके पास एक प्राइवेट की होगी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करेंगे। एक और सिनेरियो लेते हैं। जब आप बैंक जाते हैं, बहुत दिन से खाता ऑपरेट नहीं करते हैं, तो आपसे बैंक क्या कहता है कि आप KYC करा लीजिए। KYC हर 6 महीने मांगते हैं, पता नहीं क्या भूलने की बीमारी उनको, लेकिन मांग लेते हैं KYC। तो KYC जब आपसे मांगते हैं तो आप क्या देते हो उनको? आधार कार्ड देते हो, अपनी फोटो देते हो, ठीक। अब उस आधार कार्ड से आप वो कैसे वेरीफाई कर लेते हैं? क्योंकि जो बैंक होते हैं उनके पास पब्लिक की होती है। बैंक को पब्लिक की जो है इसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी UIDAI ने दी होती है, इसी ने। अब वो क्या करते हैं कि जैसे बैंक आपका आधार नंबर भेजेगा UIDAI के पास, ठीक है, अपनी पब्लिक की डालेगा, तो UIDAI सारी इंफॉर्मेशन जो है बैंक को दे देगा आपकी आधार की, क्योंकि आपने खुद इनेबल किया है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक की और प्राइवेट की काम करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछे कि OTP क्या है, तो OTP एक जो है ये होता है आपका डिक्रिप्टेड पब्लिक की, ये होता है पब्लिक की। लेकिन यहां पर भी एक कैच है, OTP सिर्फ एक बार यूज होता है, एक बार यूज होने के बाद ये एक्सपायर कर जाता है। तो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, तो पब्लिक की इसे कह सकते हैं पार्शली, एक बार यूज होता है इस वजह से पब्लिक की कह सकते हैं, लेकिन एक बार यूज होने के बाद ये एक्सपायर कर जाता है, तो पब्लिक की नहीं भी कह सकते हैं। तो आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज OTP, पब्लिक की ऑप्शन में दिया हो और इससे नियरेस्ट कुछ ना दिया हो तब तो ये सही है, लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पे दिया हो ऑप्शन में पब्लिक की के अलावा ऑथेंटिफिकेशन टोकन, अगर ये दिया हो तो इसी को सही मानिएगा, फिर पब्लिक की को सही नहीं मानिएगा। बेसिकली तो ऑथेंटिफिकेशन टोकन होता है, लेकिन जिस समय ऑथेंटिकेट कर रहा होता है उस समय पब्लिक की के तरीके वन टाइम पासवर्ड काम करता है। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है ई गवर्नेंस संबंधित है, तो ई गवर्नेंस संबंधित चैप्टर है चैप्टर 3 IT एक्ट का, और धारा 4 इसमें लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिमान्यता कैसी होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जो है न्यायालय में विधिमान्य किन परिस्थितियों में माना जाएगा, वो इसमें बताया गया है, ठीक। अब है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, धारा 5 में है। अब किन किन परिस्थितियों में होगा? डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं वो कैसे कैसे पब्लिक की प्राइवेट की जो है ये जो है अवेलेबल कराएंगे और डिजिटल सिग्नेचर को मेंटेन करेंगे, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर सेक्शन 6, 7 and 8 नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब धारा 6, 7 और 8 ये किसी भी सरकारी अथॉरिटी को बाध्य नहीं कर सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही डॉक्यूमेंट वो लें। ये स्पष्ट देखिए इसमें किया गया है। मान लीजिए
आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, वो आपसे आपका आधार मांगता है फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लो आधार नंबर और खुद ही देख लेना, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि जो है वो मतलब ये सेक्शन 9 जो है इसमें स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि ई गवर्नेंस कितना भी लागू कर लें, जब भी कोई सरकारी अथॉरिटी आपसे मांगेगी फिजिकल आधार कार्ड तो आपको देना पड़ेगा। पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में रूल्स बनाने की शक्ति किसको है? जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट को हालांकि ये शक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। फिर चैप्टर 5 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति, ऑपरेशन, यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे ऑथेंटिकेट होंगे, उनकी अथॉरिटी कैसी होगी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की डेफिनेशन क्या क्या है, ठीक है, ये सब इसमें गिवन है। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि डिजिटल सिग्नेचर दैट सिग्नेचर क्रिएशन डेटा मींस प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। किस तरीके से सिग्नेचर जो है किए जाएंगे, किस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है उनको। आगे रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, हालांकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये किसमें गिवन है? धारा 17 में, बस इतना ही आपसे पूछेंगे। नियंत्रक जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में जो नियंत्रक की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? तो धारा 17 के तहत। ये इसी तरीके से एग्जाम में आएगा। आगे ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर की ड्यूटी क्या है, हमारी और आपकी ड्यूटी क्या है जो है अपने आधार को यूज करने में, या फिर कोई भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, तो हमारी आपकी ड्यूटी किसमें गिवन है? 40 में। फिर पेनाल्टीज, कंपनसेशन, पेनाल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, ये धारा 43 में। 43A में कंपनसेशन फॉर फेलियर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, ये 43A में सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है अगर वो डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो। पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न, इस पे पेनाल्टी लगती है। रेसिडुअरी पेनाल्टी। फिर पावर टू एडजुडिकेट, ये पावर जो है ये किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर कि जो है नियम बनाना, किसी ने कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की सरकारी ऑफिस में, किसी का डेटा खतरे में आ गया तो उस पर क्या नियम होंगे, किस तरीके से कार्रवाई होगी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, इसमें लिखा है कि उपधारा 1 के अधीन जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो कितने रुपए तक के मामले जो है देखेगा? 5 करोड़ रुपए तक के मामले जो है ये देखेगा एडजुकेटिंग ऑफिसर, उससे बड़े मामले वो नहीं देख सकता है। ये जो बार है ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये तो 48 में दिया हुआ है, अपीलेट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है धारा 48 में। इसके लिए जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है कोई अलग से नहीं बनाई गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में जो धारा 14 में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है वो IT एक्ट के लिए भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम करेगी एडिशनली। कई बार आपने देखा है बहुत सारे अधिनियम होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर अधिनियम के लिए एक ट्रिब्यूनल बना देंगे, कई बार 2 अधिनियमों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कॉमन ट्रिब्यूनल होती है, और वही है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो ट्रिब्यूनल है धारा 14 के अंतर्गत, वो IT एक्ट की भी ट्रिब्यूनल के रूप में काम करेगी। ये सरकार ने अमेंडमेंट के थ्रू कहा था। अब 58 में दिया हुआ प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, किस तरीके से अपीलेट ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई करेगा। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, किसी पर भी चार्ज लगाए गए हैं तो वो किसी भी जो है वकील के माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है ट्रिब्यूनल में, ये भी गिवन है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील किसमें होगी? हाई कोर्ट्स में होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से आप नाखुश हैं तो कहाँ अपील करेंगे? हाई कोर्ट में, धारा 62 में गिवन है। कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रोवेंशन, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ चीजें जो है कुछ ऑफेंसेस जो कंपाउंड भी किए जा सकते हैं, यानी कि उनका शमन भी किया जा सकता है, उनको माफ किया जा सकता है, कुल मिला करके कुछ जुर्माना लेकर के माफ किया जा सकता है। और ऐसे रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। रिकवरी ऑफ पेनाल्टी और कंपनसेशन ये कैसे होगा? ये धारा 64 में दिया हुआ है। मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई पेनाल्टी लगाती है किसी पे, तो कैसे वसूला जाएगा वो इसमें दिया हुआ है धारा 64 में। आगे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस 66 में, ये सब तो हम बता ही चुके हैं आपको। धारा 66A जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया है। किस मामले में? श्रेया सिंघल मामले में। ये एक बार पूछा भी गया था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये धारा जो है रद्द कर दी थी, क्योंकि ये ऑफेंस जो है लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको खतरे में डाल सकता था। मान लीजिए कि आपने कोई मैसेज लिखा, किसी की हंसी उड़ा दी, किसी सरकारी अधिकारी की या फिर किसी अथॉरिटी की, तो कई बार उसको एंटी नेशनल कह करके ये धारा लगा देते थे और कहते थे कि उसने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में पहुंचाने का काम किया है।
ठीक है, तो ये आक्रामक मैसेज या ऑफेंसिव मैसेज जो है डिफाइंड नहीं है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में क्या हुआ था कि इसमें सरकार मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में, उसको खतरे में डालती है धारा 66A। इस वजह से इसको स्ट्रक डाउन किया जाता है। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। मान लीजिए कोई चोरी का मोबाइल खरीदता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है? 66B। ये आपसे पूछ सकते हैं कि चोरी का मोबाइल और कंप्यूटर खरीदने पर, लैपटॉप खरीदने पर कौन सी धारा लगती है? 66B। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। आप कंप्यूटर रिसोर्स का प्रयोग करके जो है फेक फेसबुक आईडी बना करके किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो धारा 66D लगती है। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। आप किसी की प्राइवेसी का हनन करते हैं, उसकी प्राइवेट फोटोज जो है पब्लिक करते हैं, ठीक है, प्राइवेट एरिया में जाकर के बिना उसकी कंसेंट के फोटोज वगैरह खींचते हैं, तो जो है 3 साल तक की सजा इसमें होती है, जो कि बेलेबल है, और इसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 66E पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66E में गिवन है। फिर ये साइबर टेररिज्म किस में गिवन है? 66F में। ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और पूछा भी है शायद, ठीक है। तो साइबर टेररिज्म में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि साइबर टेररिज्म इंक्लूड्स, ऐसे कई बार यूपीएसआई पूछता है, तो इसमें 2-3 बातें दे देंगे। उसमें कहेंगे कि ए साइबर टेररिज्म में आता है कि नहीं आता, बी अगर कोई व्यक्ति करता है बी तरीके का काम, या सी में ये काम करता है तो साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ना होगा आपको, इसी वजह से मैंने पूरी डिटेल दे दी है। ज्यादातर जो बुक्स हैं उसमें नहीं दिया है, तो ये देख लीजिएगा साइबर टेररिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं। हालांकि ये चीजें आती हैं, इस पर जो है चार्ज पुलिस फ्रेम कर सकती है, लेकिन इस पर देखता है कोर्ट कि क्या वाकई ये धारा लग सकती है कि नहीं, वो अलग बात है। तो साइबर टेररिज्म में क्या क्या आता है कि भारत की इंटीग्रल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को खतरे में डालने के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी कंप्यूटर यूनिट को जो है खतरे में डालता है, जैसे किसी की इंफॉर्मेशन एक्सेस को रोकता है, जैसे कुछ लोग जो है धमकी देते रहे कि आधार की वेबसाइट हैक कर लेंगे, अगर ये काम करते हैं तो साइबर टेररिज्म में आता है। अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट और एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथराइजेशन और एक्सीडिंग ऑथराइज्ड एक्सेस। किसी बैंक की वेबसाइट कुछ लोग हैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी साइबर टेररिज्म है। इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग और कॉजिंग टू इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट। आप किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं, किसी सरकारी अधिकारी कंप्यूटर को जो है खराब करने का प्रयास करते हैं, जिससे एसेंशियल सप्लाईज खतरे में आ सकती है, जनजीवन को हानि हो सकती है, एसेंशियल सप्लाईज खतरे में आने लायक। अगर कोई मतलब काम किया जा रहा है, कोई चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है, उसका कोई जरूरी कंप्यूटर डेटा है उसको खतरे में डालते हैं, तो ये सब जो है साइबर टेररिज्म के दायरे में आता है। तो इसमें कितनी सजा का प्रावधान है साइबर टेररिज्म में? ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक हो सकती है साइबर टेररिज्म के लिए। धारा 67 हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की शुरुआत में भी, कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कामोत्तेजक है और कामुकता की अपील करता है, ठीक है, या फिर सामग्री प्रकाशित या परिचित करता है जो कामोत्तेजक है। अब कामोत्तेजक है, अब इसमें तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कोई चीज किसी के लिए कामोत्तेजक हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है, तो इसमें ये काफी डिस्प्यूटेड धारा रही है धारा 67, और ये धारा अब नहीं लगाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है थोड़ी सी धारा। बल्कि जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें फिर ये धारा का प्रावधान किया गया था, धारा 67B, ठीक है, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ये धारा लगती है 67B, ये है यहाँ पे। बल्कि ये देख लीजिएगा कि पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल, इसके लिए सजा कितनी है? सजा देखिए, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। हालांकि अब ये धारा नहीं लगाती जनरली पुलिस, क्योंकि इस तरीके से जो चीजें बदल रही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस लॉ का कॉन्ट्रोवेंशन करते हैं। ये जो है 67, इसका कॉन्ट्रोवेंशन बहुत लोग करते हैं, लेकिन पुलिस कितने कितने को पकड़ेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी हालांकि एक गंभीर अपराध है और इंटरनेशनली भी ये प्रोहिबिटेड है, और ये धारा लगती है 67B। और इसमें देखिए डिफाइन भी किया हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं 67B के दायरे में। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या पारित करना जो जिसमें कामुकता का व्यक्त करने के लिए बालकों का प्रयोग किया गया है, ठीक, जिसमें बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में दिखाया गया हो, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब। फैसिलिटेट अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, रिकॉर्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओन अब्यूज और दैट ऑफ अदर्स पर्टेनिंग टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ऑफ चिल्ड्रन। बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने के किए गए कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित करता है, तो ये भी इसमें आ जाता है।
इसमें कितना फर्स्ट कन्विक्शन पर कितना जो है 5 साल की सजा तक का प्रावधान है। जानबूझ करके इसको 3 से बढ़ाकर 5 किया गया था जिससे इसको गैर जमानती बनाया जा सके। और 10 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। बाद में कन्विक्शन पर 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना जो है 10 लाख रुपए हो जाएगा इसमें। आगे फिर ये है कि इसमें ये है कि कोई बुक या पैम्फलेट है, ठीक है, राइटिंग और फिगर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए दर्शाई गई है, लर्निंग पर्पस के लिए, जैसे साइंस लिटरेचर के फील्ड में आप जो है किसी बच्चे के जनांगों को दिखाते हैं, तो वो इसमें नहीं आता इस धारा के अंतर्गत। धारा 67C में प्रावधान किया गया कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गए, कोई वेबसाइट वाले हो गए, वो कौन कौन सा डेटा रख सकते हैं अपने पास, कौन कौन सा डेटा नहीं रख सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर बताएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई गाइडलाइन का अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है, उल्लंघन करता है, तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ डिक्रिप्शन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स। जब भी सरकार के किसी अधिकारी को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नियम बना सकती है, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को जब्त करके वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। जैसे किसी का पर्सनल लैपटॉप है, उससे कोई क्राइम वगैरह किया गया है या क्राइम किया जा सकता है, सरकार को ऐसी भनक है या फिर ऐसा विश्वास करने के कारण है, तो वो उस पासवर्ड को खोलने के लिए निर्देश दे सकते हैं। मतलब किसी का पर्सनल लैपटॉप भी खोलने के लिए निर्देश सरकार दे सकती है 69 के तहत। फिर 69 एक धारा है, इसमें ये प्रावधान है कि सरकार जो है इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ब्लॉक भी कर सकती है। किसी कंप्यूटर रिसोर्स में सूचना की सार्वजनिक पहुंच का अवरोध कर सकती है सरकार। ऐसा करने का निर्देश जारी करने की शक्ति है केंद्र सरकार के पास। अगर जो है ऐसा करना जरूरी है सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए और कुल मिलाकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर सरकार को लगता है कि किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना जरूरी है, किसी भी रिसोर्स को ब्लॉक करना जरूरी है उस समय के लिए, तो सरकार उसको ब्लॉक करने के निर्देश दे सकती है। व्हाट्सएप को कह सकती है कि सारा व्हाट्सएप 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। ऐसा आपने सुना होगा कई जगह इंटरनेट का एक्सेस जैसे JNK वगैरह के इलाकों में बैन किया जाता है, इस धारा के तहत किया जाता है। और जो भी मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा कंप्लाई करने से मना करता है, सरकार के निर्देशों के बावजूद जो है सर्विसेज देता है, तब उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल तक की सजा हो सकती है। प्रोटेक्टेड सिस्टम जो है ये धारा जोड़ी गई थी जो है 70 में। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है CII, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है ये पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स द इनकैपेसिटेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ विच सेल डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। तो नाजुक सूचना और संरचना ऐसा कंप्यूटर संसाधन है जिसको अगर डिसेबल कर दी जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जो पब्लिक सप्लाई वगैरह है और पब्लिक ऑर्डर वो खतरे में आ सकता है। ठीक, तो क्या हमारे IT एक्ट में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन किया है? तो हाँ, पार्शियली डिफाइन किया गया है, मतलब कह सकते हैं डिफाइन किया गया है धारा 70 में। फिर नेशनल नोडल एजेंसी, ये CERT होगी, धारा 70 A और B में गिवन है, मतलब B में नाम दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि नेशनल नोडल एजेंसी एक होनी चाहिए, ये CERT। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत काम करती है, लेकिन MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी सहयोग करती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एजेंसी रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 विद डायरेक्टर जनरल एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एज में प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो एजेंसी बनाएंगे उसको अधिकारी वगैरह देने की जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी, उनके रूल्स रेगुलेशन ये सब सरकार बनाएगी, यही सब गिवन है इसमें। मैंने मोटे तौर पर देखिए सारी धाराओं के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन जो मेन प्रोविजंस हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको ही स्टडी करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम तक उसको ध्यान रख पाएं। वीडियो के साथ देखेंगे सब कुछ समझ में आता जाएगा। पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें जो है कितने साल तक का जुर्माना है? 2 साल तक का यहाँ पे मतलब ये कैद, इम्प्रिजनमेंट, और इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। और फिर पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये 72 में दिया हुआ है। ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पसेस एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंसेस और कंट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे इस पे लिखा हुआ है कि अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना, ये क्यों किया गया है? क्योंकि आप देखेंगे कि साइबर अपराध करने के लिए भारत में होना जरूरी नहीं है। कोई भारतीय सर्वर का यूज करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड कर सकता है, कोई फेक वेबसाइट बना सकता है लोगों को ठगने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगी ये धारा। इसमें कहा गया है इंडियन सर्वर का यूज करके अगर आप कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करते हैं तब भी आप पे धारा लगेगी, ये इसमें कहा गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि भारत में ही जो है आप
इस आईटी एक्ट के अधिनियमों का उल्लंघन करें, तभी आप पे जो है कार्रवाई होगी। भारत से बाहर बैठ करके अगर आप इंडियन सर्वर का प्रयोग करके ये सब चीजें कर रहे हैं, जो कि भारत में जो है क्राइम करने या हो सकने की संभावना बढ़ाता है आपका कोई काम, भारत से बाहर होकर भी, तब भी ये धारा आप पे लगेगी। विवाद में सामान्य धाराएं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफेंस बेलेबल होंगे जिनमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर चैप्टर अध्याय 12 में दिया हुआ है इंटरमीडियरीज नॉट टू लाइबल इन सर्टेन केसेस, किन केसेस में इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि जो वेबसाइट चलाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किन मामलों में उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये इसमें दिखाया गया है। फिर एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये किसमें ये नोटिफाई करने की बात कही गई 79A में, बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे काफी है। 79A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को नियुक्त करने की बात कही गई है। पावर टू पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू इंटर सर्च, ये हमेशा दिया रहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर मतलब पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर या उससे बड़ा अधिकारी जो है कहीं पर भी जाकर के छापेमारी कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। और इसमें सीआरपीसी वाली धाराएं जो है फॉलो होंगी, अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता वाली धाराएं फॉलो होंगी जो नए कानून है, ठीक, ये है। इसमें बिना वारंट के जो है सर्च कर सकता है अधिकारी। एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, यानी कि अन्य धाराएं जो लगती हैं किसी भी अपराध में, उसके एडिशनल ये धारा लगेगी। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई सेम तरीके का अपराध है, उसके लिए 2 अलग अलग सजाओं का प्रावधान है, तो उसमें 2 अलग अलग सजाएं दी जा सकती हैं, इसमें लिखा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड ट्रंकेटेड चेक्स, तो ये धारा 81A में क्या दिया हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक दोनों में किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है, उसमें ये नियम माना जाए कि चेक अगर डिजिटली साइन या फिर इलेक्ट्रॉनिकली साइंड है तो उसको भी एक्सेप्ट करेगी बैंक, ठीक है। डिजिटल चेक और माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक्स। इस धारा के तहत जो भी कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर अपॉइंट किए जाएंगे वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, सीआरपीसी की धारा 21 के अंतर्गत। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार वैसे मूल विधि में, कि जो है पब्लिक सर्वेंट जो है वो किस धारा में डिफाइंड है, आईपीसी की धारा 21 में, इंडियन पिनल कोड की धारा 21 में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, लोक सेवक को। पावर टू गिव डायरेक्शन, ये जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे सकती है, आईटी एक्ट के प्रोविजंस को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शन जारी करने की शक्ति जो है दे सकती है केंद्र सरकार। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मतलब अगर मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, उसको संदेह है कि कहीं पर कुछ अपराध हो रहा है, आईटी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसने जाकर कहीं छापेमारी की और कुछ नहीं निकला, तो ऐसा नहीं है कि उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाने लगेगी क्योंकि उसने गुड फेथ में कार्य किया था। तो ये हमेशा ही ये क्लॉज होता है लगभग हर एक्ट में, हम देखेंगे SC/ST एक्ट में भी है, अन्य अधिनियमों में भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी है कि गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया गया है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। मोड्स एंड मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताती है किस तरीके से इंक्रिप्शन जो है होगा, मैसेजेस का या फिर ई-कॉमर्स का या फिर अन्य चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस 84B में गिवन है कि आप किसी अभी जो है अपराध के होने को उकसाते हैं तो आप पर जो है चार्जेस लगेंगे उसके आधे के बराबर, ये यहाँ पे गिवन है। 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट आपको होगा अगर किसी अपराध के होने को उकसाते हैं, ठीक। फिर ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो इसमें कंपनीज के ऑफेंसेस में यही क्लॉज होता है कि जो कंपनी का भार साधक अधिकारी है उसके ऊपर धाराएं लगेंगी जब तक वो ये साबित ना कर दे कि कंपनी ने जो अपराध किया है उसकी मतलब उसमें वो शामिल नहीं है किसी भी तरीके से, या फिर उसने पूरा प्रयास किया था उस अपराध को ना होने देने के लिए। ये धारा 88 बहुत जरूरी है, ये एग्जाम पूछा जा सकता है। कंस्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी अथॉरिटी, तो केंद्र सरकार इस अधिनियम के पश्चात एक समिति गठन करेगी जिसे साइबर विनियमन सलाहकार समिति कहा जाएगा, यानी कि साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी। इसके गठन की बात किसमें कही गई, धारा 88 में कही गई है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और अदर मेंबर्स होंगे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे। इसमें साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी किन किन मामलों में एडवाइस करेगी सरकार को, ये गिवन है। बाद में फर्स्ट शेड्यूल है और सेकंड शेड्यूल है, ठीक। अच्छा, ये कुछ केसेस हैं जो हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कुछ मामले, सरकार के कुछ मामले, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामले, अलग अलग अधिनियमों से संबंधित जो लैंडमार्क केसेस हैं वो भी आते हैं हमारे एग्जाम में पूछने के लिए। तो जैसे यहाँ पे गिवन है, शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य,
शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में जो है कंसिडरेशन ऑफ एक्यूज्ड एप्लीकेशन टू एडमिट अ कॉम्पैक्ट डिस्क एज एन एविडेंस एंड सेंड फॉर ऑथेंटिफिकेशन टू द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। 2015 का मामला है। इसमें मतलब जो अभियुक्त है जिस पर आरोप लगाया गया था, तो उसने एक एविडेंस प्रस्तुत करना चाहा था, जो कि एक रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन था आपस में लोगों का। तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्या साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने नहीं माना था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सीडी को एक साक्ष्य माना था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक एविडेंस प्रॉपरली जो है एक एविडेंस माना था मामले पर विचार करने के लिए, क्योंकि छोटे कोर्टों ने नहीं माना था उस सीडी को एविडेंस। तो ये मामला था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी को भी एक एविडेंस माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये था कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन एडमिसिबल प्रोवाइडेड इट इज रेलिवेंट टू द इश्यूज एंड अ वॉइस इज आइडेंटिफाइड। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें अक्यूज्ड को ये साबित करना था कि मतलब जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था उन लोगों ने भी शुरुआत की थी, ये साबित करने के लिए सीडी दी थी। हाई कोर्ट ने नहीं माना था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एडमिसिबल माना था उस एविडेंस को। ये था शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामला। इसके बाद स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी। तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी 2004 मामला है, और ये एक लैंडमार्क केस है, क्योंकि पहली बार जो है फिशिंग को एक अपराध माना गया था। ठीक है, फिशिंग को एक अपराध माना गया था। इसमें क्या था कि एक विदेशी महिला थी, उनका क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एक व्यक्ति शॉपिंग कर रहा था बार बार। ठीक है, तो इसको एक अपराध माना गया था, और तमिलनाडु की पुलिस ने अरेस्ट किया था जो है इंडिविजुअल को, और जो है कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी शॉपिंग उसने की है उसकी क्षतिपूर्ति उसको करनी पड़ेगी। तो धारा 67 जो है ये पहली बार लगाई गई, मतलब धारा 67 के तहत पहला कन्विक्शन हुआ था 2004 में। इस वजह से जरूरी है। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी। फिर नैस्कॉम बनाम अजय सूद और अन्य मामला 2005 का ऐतिहासिक मामला है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी मामला जो है धारा 67 के तहत किसी की प्राइवेसी वायलेट करने वाला मामला था, जबकि जो नैस्कॉम वर्सेस अजय सूद वाला मामला जो था ये फिशिंग संबंधी है। फिशिंग को एक इलीगल एक्टिविटी जो है किसमें डिक्लेयर किया गया था? नैस्कॉम बनाम अजय सूद और अन्य 2005 मामले में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ये मामला ध्यान रखिएगा, सीबीआई बनाम आरिफ अजीम, सोनी संबंध केस इसको बोलते हैं, और ये फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन था इंडिया का, फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन। और इसमें कहा था कि आईपीसी में अगर साइबर क्राइम्स को नहीं डिफाइन किया गया है, मतलब आईपीसी के कोड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आईटी एक्ट में जो है अगर कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो साइबर क्राइम को कवर करता है, तो आईपीसी की धाराओं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आईपीसी कौन सी धाराओं का? धोखाधड़ी का, 420 का, ये सब मामला हम लोग लगा सकते हैं अभियुक्त पर अगर आईटी एक्ट में उन धाराओं की कमी है तो। ठीक है, ये फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन केस था, सीबीआई बनाम आरिफ अजीम या फिर सोनी संबंध केस, ये ध्यान रखिएगा। और सुहास कट्टी और तमिलनाडु वाला केस ये किसी की प्राइवेसी वायलेट करने संबंधित है। इसमें सजा सुनाई गई थी 67 के तहत। नैस्कॉम बनाम अजय सूद मामले में फिशिंग को एक इलीगल एक्टिविटी जो है डिक्लेयर किया गया था। सो इस तरीके से हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। आप लोग जो है नोट से रिवाइज जरूर करिएगा। आप वीडियो लेक्चर के साथ देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन वीडियो लेक्चर के साथ सब कुछ चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे। कौन सी धारा में क्या क्या जरूरी दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं।